देखो सबसे पहले तो अब बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की इंडिया के अंदर में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, भारत में विश्व विरासत। पहले थोड़ा इसकी बेसिक चीजों को समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो दर्जा है ना, वो आप सभी लोग पहले भी पढ़ चुके हो। किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। क्या मतलब है यूनेस्को का? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? पेरिस में। अभी क्या चल रहा है? इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। ठीक है, फ्रांस की राजधानी। तो ये बताओ हमारे इंडिया में कुल कितने वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? पढ़ा रहा हूँ तो कुछ बात भी होगी। आप 43 हो गए। ठीक है, आप 42 नहीं है, नया जुड़ गया है तो लिख लो। लिखो नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। भारत में विश्व विरासत की संख्या अब ये 43 है। ये 43 जो है, इसको देखते हैं जरा कि ये क्या है। जो 43rd, हाँ उतारना था क्या? ये लो, फटाफट उतारो। और मैंने आपको बार बार बोला है कि ये पूरी वीडियो यूट्यूब पे भी डल जाती है, तो आप वहां से घर पे दोबारा देख के भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको मल्टीपल टाइम भी देख सकते हो, आप इसको स्पीड बढ़ा के भी देख लो तो भी ठीक है, एक बार रिवाइज हो जाएगा आपका। है, यूनेस्को क्यों लिखा है? यूनेस्को ही तो देता है ये दर्जा। पहली बार नहीं आया है ये, पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास के अंदर। ठीक है, देखो तो यहाँ पर जो अभी रिसेंटली जुड़ा है वो क्या है आपका? रॉयल ब्यूरियल माउंट्स, ये अभी जोड़ा गया है। ठीक है, ये कहाँ पर है आपके? ये असम के अंदर है। असम के अंदर देखो ये होता क्या है कि जैसे आपने वो देखा है ना पिरामिड वगैरह इजिप्ट का, इजिप्ट का पिरामिड वगैरह, तो उसी की तरह क्या होता है कि ये ना बहुत बड़े बड़े टीले होते हैं। और इनमें क्या होता है कि शाही परिवार के लोगों का शव वगैरह जो है सो दफनाया जाता है। ठीक है ना? तो ये कौन से साम्राज्य से रिलेटेड है? जो रॉयल ब्यूरियल माउंट्स है असम का, ये अहोम साम्राज्य से रिलेटेड है। अहोम साम्राज्य। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये किस डायनेस्टी से रिलेटेड है। ये आपके जो ये माउंट्स हैं, तो अहोम डायनेस्टी। देखो अगर आप अहोम की बात करोगे तो अहोम लोगों का आना भारत में म्यांमार से हुआ था। ठीक है ना? इंडिया में नहीं, ये बाहर से आए थे। कहाँ से आना हुआ था इनका? म्यांमार से आना हुआ था। और म्यांमार से आकर ये ब्रह्मपुत्र वैली में बसे थे, है ना? वहीं से आकर ये लोग ब्रह्मपुत्र की घाटी में बस गए। आगे चलकर इनका मुगलों वगैरह से भी सामना हुआ। मतलब एक समय ऐसा आया जब ये अच्छे खासे बारूद वगैरह बम वगैरह भी बना सकते थे, बना सकने में भी सक्षम थे ये। ठीक है, आना तो इनका बाहर से ही हुआ था। हाँ, ये है कि जो अहोम साम्राज्य था ये पूरी तरह से मतलब कि बंधुआ मजदूरों पर डिपेंड था, मतलब फोर्स लेबर पर। और इन लेबर्स को क्या कहा जाता था? पाइक कहा जाता था। पाइक। ठीक है ना? ये यहाँ पे जो काम करने वाले लोग होते थे ना, इनको क्या कहते थे? पाइक कहते थे। और जहां तक वॉर की बात है, अहोम साम्राज्य में अगर वॉर की बात आप करोगे तो जब वॉर होते थे तो लगभग साम्राज्य के सभी एडल्ट मेल हिस्सा लेते थे, सारे। ठीक है ना? सारे मिलके लड़ा करते थे, टैकल किया करते थे वॉर को। ठीक है, देखो ये अहोम डायनेस्टी के बारे में ना एनसीईआरटी में 7th क्लास में कुछ दिया हुआ है, वो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं, मतलब स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, एनसीईआरटी 7th क्लास में अहोम डायनेस्टी के बारे में गिवन है। मैंने आपको क्या बताया कि इनका आना कहाँ से हुआ? म्यांमार से आना हुआ। ठीक है, म्यांमार से इंडिया में आए, कहाँ आकर बस गए? ब्रह्मपुत्र की
वैली में। इनके आने से पहले इंडिया मतलब इस जगह पर लैंडलॉर्ड्स वगैरह के अंतर्गत सारी चीजें होती थी, जिनको भूइयांस कहा जाता था। भूइयांस इसका मतलब होता है लैंडलॉर्ड। तो इन्हीं के अंतर्गत सारा का सारा प्रशासन आता था, एडमिनिस्ट्रेशन आता था। इन्हीं को दबा के इन लोगों ने अपना डायनेस्टी यहाँ पे क्रिएट किया। फिर इन्होंने दो किंगडम को हराया इंडिया के अंदर में। एक आपका 1523 में एक भारत के अंदर में चूतिया डायनेस्टी होता था, इसको अहोमों के द्वारा हराया गया था। ठीक है। और फिर 1581 में इन लोगों ने कोच हाजो डायनेस्टी को हराया था। कोच हाजो, ये इनके द्वारा कुछ वॉर हैं इंडिया के अंदर में, इनको कब्जा किया था इन्होंने। कब कब है ईयर? 1523 और 1581। इसके बाद मुगल सेना ने भी इन लोगों के ऊपर अटैक किया था 1662 में। 1662 में मुगल डायनेस्टी ने अटैक किया था किनके ऊपर? अहोमों के ऊपर। और मुगल की जो आर्मी थी, इसको लीडरशिप किसने दिया था? इसको लेड किसने किया था? मीर जुमला ने। ठीक है। मेरा रोड देखो कितना खाने कुछ वैसे ही। कुछ कह रहे हो क्या सनी? जैसे जैसे इसको दे देना 15 14 13 12 10 11 खत्म हुआ था की तरह था खत्म। और टाइम 11 भी के देने 11 तो देने। ठीक है, ये पॉइंट उतार लो आप लोग। ये सारा आपका एनसीईआरटी के कुछ स्टैटिक्स हैं इस डायनेस्टी के बारे में। इनके एक फेमस किंग के बारे में भी दिया है, शिव सिंह। शिव सिंह जो है, ये अहोम डायनेस्टी का एक फेमस किंग था। ठीक है। लिख लिया? चलो फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट अब लिथियम से रिलेटेड है, उसके बारे में जानते हैं। ये सारे पॉइंट्स उतार लेना तुम लोग, ठीक है? और इनको याद भी करना। पढ़ोगे तो है नहीं, मुझे पता है वैसे। अगला, अब डिस्कस करेंगे हम लिथियम के बारे में। देखो अभी रिसेंटली ये अनाउंस किया गया कि कर्नाटका के अंदर में लिथियम डिपॉजिट पाया गया है ना। कर्नाटका के अंदर लिथियम डिपॉजिट मिला है। तो क्वेश्चन है कि किस स्टेट में रिसेंटली ये पाया गया? हाँ, कर्नाटका से ही रिलेटेड। अगर आप पीछे जाओगे तो गोल्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, केजीएफ पे दोबारा गवर्नमेंट जो है सो प्रपोजल लेके आई थी। ठीक है। लिथियम क्या होता है? देखो लिथियम बैटरीज वगैरह में यूज करते हैं। इनकी बैटरी वगैरह काफी, जैसे आप कह रहे हो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे व्हीकल्स वगैरह में, तो लिथियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। ठीक है। ये जो आप लिथियम देख रहे हो, ये आपके पीरियोडिक टेबल में, ये आपके आवर्त सारणी में थर्ड नंबर पे आता है ये। ठीक है ना, तीसरे नंबर पर। मतलब जो इसका एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 3 है पीरियोडिक टेबल के अंदर। लिथियम लाइटेस्ट मेटल है, सबसे हल्का धातु है ये। इट इज लाइटेस्ट मेटल, यह सबसे हल्का धातु है। क्या मतलब? कि वैसे लाइटेस्ट एलिमेंट तो हाइड्रोजन है। ठीक है, सबसे हल्का अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो सबसे हल्का क्या है? हाइड्रोजन है। बट अगर आप मेटल पे आओगे, बिकॉज हाइड्रोजन गैस है, वो मेटल नहीं होता है। तो जो लाइटेस्ट मेटल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका? लिथियम हो जाएगा। ये यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप देख लेना। और यूं है कि भाई जो अंदाजा लगाया गया है ना लिथियम डिपॉजिट का कर्नाटक में, वो 1600 टन का अंदाजा लगाया गया है कि इतना डिपॉजिट है यहाँ। 1600 टन इस डिपॉजिट का अंदाजा है।
ओके, और काफी ज्यादा रिएक्टिव भी होता है ये। अगर आप लिथियम की वर्ल्ड लेवल पे बात करोगे तो चिली, चिली सुना है आप लोगों ने? कहाँ है? कहाँ है? हाँ, अर्जेंटीना के पास, साउथ अमेरिका में, सैंटियागो इसका कैपिटल है ना। चिली लार्जेस्ट डिपॉजिट है लिथियम का पूरे वर्ल्ड में। अगर आप वर्ल्ड में देखोगे तो चिली जो है लार्जेस्ट डिपॉजिट हो जाता है। लिख लिया? अच्छा, ये एक और चीज, मतलब कि माइनिंग से ही, मतलब ड्रिलिंग से रिलेटेड है। ये आप देखो कि अभी रिसेंटली एक टेस्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा असम के अंदर, किस चीज को लेकर? नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का, प्राकृतिक गैस का डिपॉजिट है जो असम के अंदर, तो इस चीज पे यहाँ की सरकार, मतलब कि हमारी सरकार ने टेस्टिंग कराया, कितना है, क्या है, कैसे है। असम में किस जगह पर है ये? जगह का नाम भी लिख लेना आप लोग, डिरॉक गैस फील्ड। हाँ, मतलब डिपॉजिट था ना, जैसे लिथियम का बताया, तो वैसे ही ये आपको मैंने बताया कि नेचुरल गैस का भी टेस्ट किया गया है यहाँ पे असम के अंदर। मतलब रिसेंटली अगर पूछा जाएगा किस स्टेट में नेचुरल गैस का डिपॉजिट है जिसपे टेस्टिंग किया गया, तो असम, असम के अंदर में। आपके देश में पहली बार पेट्रोलियम भी कहाँ पाया गया था? है? अच्छा, अभी रिसेंटली आपको नेचुरल गैस, मतलब अभी करंट में इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है? हमारे यहाँ पे प्राकृतिक गैस का डिपॉजिट कहाँ कहाँ है अभी भारत के अंदर में? एक तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ये तो आपने देख ही लिया, चलो ये तो है ही, अब इम्पोर्टेंट करंट का है पार्ट। ठीक है, बाकी आप देखोगे कि आंध्र प्रदेश में जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा है, जो कृष्णा गोदावरी का रीजन है, वहां भी नेचुरल गैस पाया जाता है, डिपॉजिट है वहां भी। लिख लिया? और यहाँ पे एक क्वेश्चन और है कि जो नेचुरल गैस होता है इसका मेन कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन। मीथेन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। मीथेन एक प्रमुख घटक होता है नेचुरल गैस का। CH4 होता है इसका केमिकल फॉर्मूला। मैं आपसे पूछा था कि हमारे देश में सबसे पहले पेट्रोलियम भी कहाँ पाया गया था? हम्म? हमारे देश में सबसे पहले पेट्रोलियम असम में ही पाया गया था, असम के डिगबॉय में। ये पहली बार इंडिया के अंदर में पेट्रोल पाया गया था असम में। इसका नाम डिगबॉय कैसे पड़ा? अब पेट्रोलियम के लिए ड्रिलिंग कर रहे थे तो लड़कों को लगा रखा था अंग्रेजों ने, तो वो कहते डिग बॉय, डिग बॉय, मतलब डिग मतलब गड्ढा करना, तो लड़कों को बोलते थे वो, तो जगह का नाम ही डिग बॉय पड़ गया। लिख लिए? चलो, अब अगला पॉइंट जुड़ा है आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक से। एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसको आप एशिया विकास बैंक कहते हो हिंदी में। देखो, इस बैंक के जो मेंबर्स है ना, वो कहाँ कहाँ से आते हैं? एक तो एशिया, और दूसरा जो पैसिफिक रीजन है, ईस्ट साइड का है ना, जो पैसिफिक रीजन है, वहां से आते हैं इसमें जो मेंबर्स हैं।
तो एडीबी ने अभी रिसेंटली जो इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट किया है ग्रोथ, वो कितना किया? 7% किया गया है इसके द्वारा, ठीक है ना। इसने अभी जो जीडीपी ग्रोथ का फोरकास्ट किया है भारत के लिए, वो 7% किया है, ठीक। एडीबी का हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर इसका मनीला में है, ठीक है। मनीला के अंदर कहाँ है? मनीला, फिलीपींस, फिलीपींस के अंदर है। तो हेडक्वार्टर इसका मनीला। मेंबर कंट्री कितने हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के? अभी रिसेंट में इसके मेंबर कंट्री आपके हैं 68, 68 सदस्य देश है इसके अंदर, एडीबी के अंदर, एशियन डेवलपमेंट बैंक। लिख लिया? चलो अब आगे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये रिलेटेड है आपका एमबीसी से। नेक्स्ट टॉपिक डाला एमबीसी। देखो ये जो एमबीसी चेंज है, ये अभी रिसेंट में, मतलब एक तरह से आप कह लो कि एक स्कीम है जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया। लिख लो कि, लिखो रिसेंटली इट वाज लॉन्च्ड बाय, रिसेंटली इट वाज लॉन्च्ड बाय a US based company, launched by a US based company at the San Francisco, at the San Francisco। तो इसकी खास बात क्या है कि ये वर्ल्ड का पहला कॉमर्शियल पैसेंजर फेरी है जो 100% हाइड्रोजन फ्यूल से पावर्ड है, ठीक है। किससे पावर्ड है ये? 100% हाइड्रोजन। हाइड्रोजन फ्यूल क्या होता है? हाइड्रोजन फ्यूल, देखो हाइड्रोजन को ना एक बहुत ही क्लीन फ्यूल माना गया है, और इंडिया के भी अंदर में इसका काफी ट्रायल वगैरह चल रहा है, ठीक है ना। बसेस वगैरह भी चलते हैं, आप चले जाओ मुंबई वगैरह, महाराष्ट्र वगैरह में हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाले। इसकी खास बात यह है कि इस फ्यूल में जो वेस्ट होता है ना, वो ओनली वाटर होता है, और कुछ नहीं, ठीक है। ये फ्यूल जब बर्न होगा तो इसका वेस्ट क्या होगा? ओनली वाटर होगा, जल होगा। ये इसकी खास बात है। तो भाई इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, और ये वर्ल्ड का पहला मतलब कि है ये फेरी, ठीक है ना, जो यूएस में लॉन्च किया गया अभी है। फेरी है, शिप नहीं है। फेरी छोटा होता है। फेरी आपको झीलों में भी दिख सकता है ना। फेरी क्या होता है? छोटा मोटा जो होता है ना पैसेंजर बैठने का नाव टाइप, उसको कहते हैं फेरी। हाँ ये बात अलग है, कुछ कुछ फेरी लोग अच्छा भला बना देते हैं, एडवांस लेवल का, खिड़की उड़की बना दिया, ऊपर छत वत लगा दिया, है तो नाव ही। तो वही चीज होती है फेरी। फेरी और शिप में डिफरेंस होता है, ठीक है, अंतर होता है। फेरी वगैरह आपको ना केरल में बहुत कॉमन दिखेगा, केरल में जाओगे तो, क्योंकि वहां पे वाटर ट्रांसपोर्टेशन बड़ा कॉमन है, बहुत सारी झीलें पाई जाती है, ठीक है ना। केरल के अंदर अगर आप जाओगे तो वहां पे एक वर्ड होता है कयाल। केरल में बहुत सारे झील है, उन झीलों को वहां के लोग क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं, और वो इसी में वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको यूज करते हैं। इसमें आपको फेरी वगैरह खूब दिख जाएंगे जब आप वहां पे जाओगे तो। ठीक है, अगला पॉइंट।
एक लाइनर है, बस लिख लेना, प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा। मतलब हाल ही में इलेक्शन हुए और रवांडा में रवांडा के अंदर में जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं वो पॉल कगामे। ये अभी करंट प्रेसिडेंट है यहाँ का। प्रेसिडेंट का नाम लिख लो आप। अरे कहा जा। ठीक है, ये लिख लिया आप लोगों ने। रवांडा कहाँ पर है? दिल्ली। दिल्ली कौन बोल रहे हैं? कहाँ पर है रवांडा? देखो इसकी अगर अगर रवांडा की थोड़ी जियोग्राफी को समझोगे तो पहले तो आप इसका कैपिटल लिख लो, किगाली। ये इसका कैपिटल है रवांडा का। और आप वर्ल्ड मैप देखोगे ना, वहां पे आपको देखो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के पास। यह भी है बहुत अच्छा खासा बड़ा देश है। हो गया भाई, लिख लिए? चलो अभी रिसेंटली भारत सरकार ने कहा है कि अब हम एनिमी प्रॉपर्टी बेचेंगे। थोड़ा अब एनिमी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। दुश्मन संपत्ति है ना, दुश्मन की संपत्ति लिखो कि लिखो इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड टू ऑक्शन इंडियन गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड टू ऑक्शन properties classified as enemy properties started to auction properties classified as enemy property। तो सरकार उन सभी प्रॉपर्टी का ऑक्शन करने जा रही है जिसको वो किस कैटेगरी में रख रखा है उसने, एनिमी प्रॉपर्टी। अब ये सोचो कि एनिमी प्रॉपर्टी क्या होते होंगे एक्चुअली। नाम से क्या पता चल रहा है आपको? है तो ये कहाँ पे होंगे? ये वो लोग जो इंडिया छोड़ के चले गए, कहाँ, चाइना या पाकिस्तान। मतलब 62 के वॉर के टाइम पे, 65 के वॉर के टाइम पे, जो भी है, ठीक है ना, जो लोग यहाँ पे वो चीजें छोड़ के चले गए, तो वही प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? एनिमी प्रॉपर्टी कहलाती है। मतलब एनिमी कंट्री से एक तरह से इसको रिलेट करके बताया हुआ है। तो ऐसे सारी प्रॉपर्टीज का ऑक्शन शुरू करेगी गवर्नमेंट। इसमें अमेंडमेंट भी किया है वैसे, है ना, इसके अंदर अमेंडमेंट वगैरह करके लाया गया है ये। अब अगला पॉइंट देखो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक बन्नी ग्रासलैंड से रिलेटेड है। ये कहां पर है? नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ते हैं बन्नी ग्रासलैंड के बारे में। बन्नी घास का मैदान कहाँ है ये? आपके भारत में, गुजरात के कच्छ का रण में। ठीक है, लिख लो बन्नी ग्रासलैंड। पहले तो है कहाँ, ये पॉइंट लिखो। गुजरात, रन ऑफ कच्छ।
अब की बार जो चीता जो लाया जाएगा ना अफ्रीका से, वो अब यहाँ पे रखे जाएंगे, इसलिए ये करेंटली डिस्कशन में रहा। ठीक है। आपके देश में पहली बार जब चीता लाया गया था तो कहाँ रखा गया था? कूनो नेशनल पार्क, एमपी। ठीक है ना। पहली बार जो चीता हम इंट्रोड्यूस किए थे इंडिया में, कहाँ से लाए थे? बोत्सवाना से लाए थे। बोत्सवाना सुने हो ना कंट्री, साउथ अफ्रीका के पास ही है। तो बोत्सवाना से लाया गया था, तो एमपी के कूनो नेशनल पार्क में इसे रखा गया था, कूनो नेशनल पार्क। बट अब क्या है, अब ये कहा गया है कि अब इसको कहाँ रखेंगे? बन्नी ग्रास में इंट्रोड्यूस करेंगे इसे। हाँ जी, चीता, बाकी तो है ही दोनों, लॉयन और टाइगर तो है ही, एक तो तू ही बैठा है, बाकी तो है ही इंडिया में। मतलब इंडिया वर्ल्ड में ना, वो ओनली अगर ये चीता वाला सक्सेसफुल रहता है। हमने चीता कंजर्वेशन किसको दिया है? एनटीसीए को, इसी को दिया है अभी। एनटीसीए क्या है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। देखो हमारे देश में ना इसी का काम है, टाइगर का कंजर्वेशन करना, सेंसस करना, वो सारे काम यही करता है एनटीसीए। तो एनटीसीए काफी सक्सेसफुल रहा अपने काम में। मतलब जब हमने 1972 तक, 3 लिखा है लेकिन 2 तक, आपके देश का जो नेशनल एनिमल था वो क्या था? लॉयन था। लॉयन होता था पहले हमारे देश का राष्ट्रीय पशु जो है सो। ठीक है। लेकिन 1973 में हमने क्या अपनाया? प्रोजेक्ट टाइगर। कि टाइगरों की जनसंख्या काफी देश में घट रही थी, तो हमने प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया। ठीक है ना। कब? 1973 में। फिर बाद में चल के हमने एक संस्था बनाई एनटीसीए, और एनटीसीए काफी सक्सेसफुल रहा है टाइगर के कंजर्वेशन इंडिया में। आप देख रहे हो कि इनके अब जो जनसंख्या है वो बढ़ रही है काफी। ठीक है। और इसी एनटीसीए को ही किसका भी कंजर्वेशन का ड्यूटी दिया गया है? चीता। ठीक है। और चीता, प्रोजेक्ट चीता मतलब मान लो अगर सक्सेसफुल रहता है इंडिया में, तो, इंडिया पूरी दुनिया में ओनली कंट्री होगा जहां पे तीनों टॉप कार्निवोरस पाए जाएंगे। पहले पाया जाता था, चीता था हमारे देश 1951, पहले ये थे ये देश में, फिर विलुप्त हो गए शिकार की वजह से, मार दिए गए ज्यादातर। ये राजाओं का मतलब खेल होता था। जब भी जब भी कोई राजा शिकार पे जाता था ना, तो वो एक श्राप लेके जरूर आता था अपने से। चाहे तुम रामायण उठा लो, चाहे तुम महाभारत उठा लो। ठीक है ना। किसी किसी कोई कोई तो ऐसा श्राप लेके आता था कि मरने पे नौबत आ जाती। उसको देखो, पांडु को देखो ना, हाँ पांडु का यही तो श्राप था। तो भाई ये तुम्हें, तुम्हारे शास्त्र तुम्हें यही कहते हैं कि नेचर के पुजारी बनो, प्रकृति के। ठीक है ना। हर जगह ये बताया गया है, ये वही तो बता रहे, ये यही चीज तो वो बोल रहे हैं तुम। क्या कभी भी कोई राजा शिकार करने गया तो उसको सही दिखाया गया? नहीं, वो हमेशा श्राप लेके आ रहा है, कुछ ना कुछ वो गलत अपने सर पे लेके आ रहा है। तो सही नहीं है ये चीज। नेचर को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुंचाना चाहिए, प्रकृति को बिल्कुल नहीं। सबसे पहले प्रकृति के पुजारी बनो। ये देखो, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, इन सबसे कांटेक्ट कर रखा है। बोत्सवाना। देख लिया आप लोगों ने। अब बात करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। एक तो इंडिया का रैंक ऊपर से फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे लिख लो सिंगापुर। इसमें फर्स्ट पे सिंगापुर है। अच्छा, ये क्या होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स? ये इंडेक्स दिखाता है कि आपका पासपोर्ट कितना पावरफुल है।
ठीक है, आपका पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है। और ये चीज किस बेस पे होता है? ये चीज इस बेस पे होता है कि आपको कितने कंट्रीज ने वीजा फ्री किया हुआ है। ये इस बेस पे होता है, मतलब जितने ज्यादा कंट्रीज ने आपको वीजा फ्री दिया होता है, उतने ही आप और स्ट्रांग होते जाते हो पासपोर्ट इंडेक्स में। इसी चीज पे बेस्ड होता है ये पूरा का पूरा। ठीक है ना? तो जो भारत की फर्स्ट वाला लिख लिया आपने? सिंगापुर और जापान में हमेशा रहता है मतलब कौन इस चीज को लेके। इंडिया का रैंक लिख लो। देखो, रैंक ऑफ इंडिया 82। रैंक ऑफ इंडिया 82। कुल ऐसे 18 देश, 58, सॉरी, कुल ऐसे 58 देश है जिन्होंने हमें क्या दिया हुआ है? वीजा फ्री दिया। 58 कंट्रीज, 58 कंट्रीज का वीजा फ्री है हमारे लिए। तो इस आधार पे हम कौन से रैंक पे आ जाते हैं? 82 रैंक पे। और वर्ल्ड में टॉप पे सिंगापुर। नहीं नहीं, सब नहीं है, लेकिन लगभग है, बहुत है। सर्च करके देखना कितना है इसका। ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब बेस ही वही है, जब आधार ही वही है मापने का, वो तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है, कि जितने ज्यादा कंट्रीज आपको वीजा फ्री देंगे, उतना पासपोर्ट आपका और स्ट्रांग होता चला जाएगा। सिंपल सी बात है, यही बेस ही है। चलो, अभी हमारे देश में कुछ प्रेसिडेंट हाउस से रिलेटेड कुछ कहानियां हैं कि कुछ नाम वाम बदल दिए गए हैं थोड़े से। ठीक है ना? तो वो देखते हैं जरा। ओके, देखो, कुछ नाम वगैरह परिवर्तित किया गया है, जैसे कि अगर हम राष्ट्रपति के दरबार हॉल की बात करें, तो अब इसको गणतंत्र मंडप कहा जाएगा। दरबार हॉल, क्या नाम पड़ गया इसका? गणतंत्र मंडप। ये इसका नाम रख दिया गया है अब। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। पीछे भी काफी चीजें चेंज की गई थी, जैसे कि मुगल गार्डन का नाम चेंज कर दिया था। क्या नाम है उसका? अमृत उद्यान। जैसे कि राजपथ का नाम चेंज किया था, क्या रखा? कर्तव्य पथ। पहले भी चेंजेस हुए हैं, तो ये बिल्कुल रिसेंट के कुछ चेंजेस है नाम में। तो दरबार हॉल का नाम चेंज करके क्या कर दिया है? हाँ। और एक यहाँ पे अशोक हॉल भी है, जिसको अशोक मंडप कर दिया गया है। अशोक हॉल, जिसको अशोक मंडप नाम दे दिया गया है। देखो, ये सारे हॉल ना मीटिंग वगैरह के लिए बनाए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, ये सारे जो हॉल वगैरह यहाँ पे किस लिए बनाए गए हैं? और मतलब कि कोई इवेंट होस्ट करने के लिए, या फिर इवेंट ही मेनली होस्ट करने के लिए बनाए गए हैं। जैसे कि अशोक मंडप में वो देते हैं, अवार्ड वगैरह देते हैं, देखा होगा आपने। तो ये इवेंट्स के लिए होते हैं, इनका नाम चेंज कर दिया है। तो प्रेसिडेंट हाउस में लगभग आपके 300 से भी ऊपर कमरे हैं। ठीक है। और प्रेसिडेंट हाउस पहले वायस रॉय रीगल पैलेस कहलाता था। ये पुराना नाम है प्रेसिडेंट हाउस का, वायस रॉय रीगल पैलेस। और इसमें मतलब इसमें मौज काटने वाला जो सबसे पहला वायस रॉय था, वो इरविन था। इरविन, उन्हीं के लिए बनाया गया था ये, उन्हीं का रेजिडेंस था। तो फर्स्ट रॉय वायस रॉय जो इसमें था, वो कौन था? इरविन। इरविन का नाम सुने हो ना? हाँ, उस समय था ही यही। क्योंकि देखो, ऐसा है ना कि 1911 में, 1911 में जॉर्ज 5 इंडिया आया। ये इंग्लैंड, वो क्या रही, हैंग हो गया क्या? मैंने क्या बोला कि 1911 में जॉर्ज 5 इंग्लैंड का राजा था, ये इंडिया आया, तो इसने डिक्लेयर किया कि अब भारत की राजधानी कलकत्ता नहीं, क्या होगी? दिल्ली होगी। तो उसके बाद ल्यूटियंस, ये दिल्ली का डिजाइनर था।
ल्यूटियंस दिल्ली कहते हैं ना उसको। इसी को डिजाइनर बनाया गया था दिल्ली का। ये और इसका एक सहायक था बेकर, ल्यूटियन एंड बेकर। इन दोनों ने ही मिलकर दिल्ली का डिजाइन पूरा तैयार किया, जो आप देखते हो वहाँ पुराना वाला प्रेसिडेंट, पुराना वाला आपका पार्लियामेंट हाउस और ये प्रेसिडेंट हाउस वगैरह ये सब। तो ये इसका पहले नाम होता। फिर हमने बाद में इसको क्या बना दिया, प्रेसिडेंट हाउस बना दिया बाद में चलकर। ठीक है। अच्छा, एक अगला क्वेश्चन है, एक लाइनर है कि मतलब वो कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर में जिसको ज्वाइन करने के लिए अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को भी गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है, मतलब बैन था। आरएसएस, ठीक है ना, आरएसएस। ये मतलब कि कांग्रेस के टाइम पे ये बैन था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे वो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं कर सकते। आलू जहां भी हो, आलू अपनी जगह बना। ठीक है। ये आपको पता ही होगा, वैसे सुना ही होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब थोड़ा सा कारगिल विजय दिवस के बारे में जानते हैं। अभी रिसेंटली बीता ना, कब है? अच्छा, 26 जुलाई। इससे पहले भी तुम्हें एक डेट बताया था, रिसेंट डेट गवर्नमेंट का डिक्लेयर किया हुआ संविधान हत्या दिवस, 25 जून को संविधान हत्या दिवस। ये कारगिल विजय दिवस हम हर साल 26 जुलाई को मनाते हैं। ये 1999 के कारगिल के युद्ध में जो हमने विजय प्राप्त की, ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय क्या है? ऑपरेशन विजय रहा ये उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था। क्या तभी इसको हम क्या कहते हैं, कारगिल विजय दिवस कहते हैं। क्या ना, ऑपरेशन विजय इसी से रिलेटेड है। 3 महीने तक ये वॉर चला था, 3 मंथ तक, जो कारगिल वॉर है। इस वॉर में हमारी इसराइल ने बहुत हेल्प की। इसराइल ने भारत की काफी सहायता की थी, जहां अमेरिका तक पाकिस्तान के साथ था, मतलब यूएस के साथ। ठीक है। तभी अभी आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली मतलब इसराइल वगैरह कह रहा था मतलब कुछ कि शायद भारत मतलब अपने कारगिल वॉर का जो हमने दोस्ती निभाया उस चीज को निभा रहे हैं। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट कभी कुछ नहीं कहती, वो तो ये है कि देखना पड़ता है ना कैसे क्या चल रहा है। और ये आर्मी से ही रिलेटेड ना, अभी एक रिसेंट न्यूज भी था कि बिहार के हाजीपुर में एक शूज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और जो रशियन आर्मी है ना वो पूरा यहाँ के कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग किया वो शूज पहनती है। रशियन आर्मी, वहाँ की जो आर्मी है वहाँ पे ये यहाँ का मैन्युफैक्चरिंग किया वो शूज यूज होता है। बिहार के हाजीपुर में है जगह जो है सो। ये काफी ज्यादा न्यूज में भी था, मतलब जरूर सुना होगा आप लोगों ने ये चीज जो है सो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब भारत में कुछ कोटा वगैरह के ऊपर भी डिस्कशन करें। देखो अभी क्वेश्चन है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने अग्निवीर में, मतलब जो स्टेट एम्प्लॉय होता है ना उसमें अग्निवीरों को 10% रिजर्वेशन देने की बात रखी। तो हरियाणा, हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट 10%। जैसे अग्निवीर के ऊपर अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि ये हम इंडियन आर्मी को ना यंग बनाने के लिए हमारे द्वारा लिया गया ये स्टेप है, यंग एंड स्ट्रांग बनाने के लिए। लेकिन कुछ लोग सिर्फ इसको क्या कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में ले रहे हैं बस, मतलब पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, है ना, राजनीति कर रहे हैं मतलब कुछ लोग इस चीज के ऊपर।
तो 10% कोटा का अनाउंस किया है। और यही मतलब रिजर्वेशन को लेके भी कर्नाटका भी थोड़ा सा डिस्कशन में रहा था, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा डिस्प्यूट हुआ था यहाँ भी। कर्नाटका की सरकार ने ये फैसला लिया था कि यहाँ पे जितने भी प्राइवेट कंपनीज हैं, यहाँ पे जितने भी प्राइवेट कंपनीज है उनमें मतलब कि कर्नाटक के जो लोग होते हैं ना, हाँ, कर्नाटक के जो लोकल, वो भी किस बेस पे कि वहां से पढ़ा हो, उसको वैसी वो लैंग्वेज वहां की आती हो, इस बेस पे तो ये डिसीजन लिया गया कि प्राइवेट जॉब्स में 50%, 75% एंड 100% तक रिजर्वेशन प्राइवेट जॉब्स में, ठीक है। तो 50% किसमें, मैनेजमेंट वाले जो पोस्ट होते हैं ना उनमें, 75% किसमें, नॉन मैनेजमेंट वाले जो पोस्ट होते हैं उसमें, और 100% किसमें, जो बिल्कुल लोअर जॉब्स होते हैं ना, बिल्कुल डी ग्रेड टाइप का, ठीक है ना, तो उसमें 100% रिजर्वेशन की बात रखी। अभी सरकार ने ये बिल ही लाया था, बिल, एक्ट नहीं बना था। लेकिन यूं है कि जैसे नासकॉम वगैरह ने ट्वीट किया इसके अगेंस्ट, ठीक है, और काफ़ी सारी कंपनीज ने इसके अगेंस्ट में ये बात कही कि ये सही नहीं है, ठीक है। और इवन कुछ स्टेट्स इस पे और मजे लेने लगे। जैसे आंध्र प्रदेश ने अलग ट्वीट कर दिया कि एक काम करो, सारी कंपनियां बैंगलोर से हमारे यहाँ आ जाओ, ठीक है, हम आपका स्वागत करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो भाई इन चीज़ों को देखते हुए फिर कर्नाटका की गवर्नमेंट को तुरंत ये बिल वापस लेना पड़ा। ये नहीं आया, मतलब ये इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, ठीक है। ये बिल वहां की सरकार ने वापस ले लिया। बोला कि किसी और तरीके से इसको आगे देखेंगे, कुछ तो बोलना ही पड़ेगा, और क्या, ठीक है। ऐसे तो अब भाग नहीं सकते। तो वो चीज है। अच्छा, अभी रिसेंटली मनोज सोनी, यूपीएससी के चेयरमैन थे, जिन्होंने प्रेसिडेंट को अपना रिसाइन दे दिया, ठीक है ना। मनोज सोनी यूपीएससी चेयरमैन, इन्होंने अपना रिसाइन दिया प्रेसिडेंट। नहीं, देखो वो वाला मुद्दा नहीं है जो आप कह रहे हो, ठीक है, जो आप सोच रहे हो ना पूजा खेड़कर वाला मुद्दा, नहीं, वो पहले से मतलब इन्होंने अपने पर्सनल इश्यूज बताए हैं कि मैं अपने अपने पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से रिजाइन कर, ये बोला, ठीक है। जो आपका मतलब रेजिग्नेशन जो है यूपीएससी का, किसी भी मेंबर का, चेयरमैन का, वो आपका आर्टिकल 317 में आता है, आर्टिकल 317। देखो अगर आप यूपीएससी की बात करोगे, यूपीएससी एंड एसपीएससी, ये दोनों ही आर्टिकल 220, सॉरी 3, ये आपके आर्टिकल 315 से 323 तक आते हैं दोनों, पूरा अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन देखोगे। बात ये आपको पता ही है कि काम क्या है इनका, यूपीएससी का, एसपीएससी का। तो आर्टिकल 315 से 323 तक आता है ये। इसमें एक चेयरमैन और कुछ अदर मेंबर्स होते हैं, दोनों ही मल्टी मेंबर बॉडी है, ठीक है, दोनों ही मल्टी मेंबर बॉडी है। और इनका अभी अच्छा खासा टर्म बाकी था, ठीक है। कितना टर्म होता है यूपीएससी के मेंबर्स का, 6 years, और टिल द एज ऑफ 65 years, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो पहले पड़ जाए, है ना। इनमें से जो पहले पड़ता है फिर अपने पोस्ट को छोड़ देना पड़ता है। अब मान लो कि कोई बनेगा ही 62 ईयर में, तो वो 6 साल पूरे थोड़े कर पाएगा, 3 साल बाद ही उसको छोड़ देना पड़ेगा पोस्ट, जो पहले पड़ जाए मतलब। या तो उसको पोस्ट पे रहते हुए 6 साल पहले पूरे हो जाए, या फिर वो 65 का हो जाए, इन दोनों में से जो पहले हो जाए। क्या बोला मैंने, कि मान लो कोई 62 ईयर में बना मेंबर, तो वो कितना, 3 ही साल तो रह पाएगा, फिर 6 साल पूरा कहाँ रह पाएगा, क्योंकि पहले ये पड़ जाएगा।
65 का पहले हो जाएगा, वो 65 का पहले हो जाएगा। इतना मुश्किल नहीं है समझना। देख लिया। देखो अब एक अगला पॉइंट एक ट्राइब से रिलेटेड है। मास्को पीरो ट्राइब के बारे में जानते हैं, काफी ज्यादा अभी ये चर्चे में था, सोशल मीडिया से लेके हर जगह इसकी बात रही। मास्को पीरो ट्राइब जनजाति है एक, ठीक है। ये ट्राइब अमेजन के जंगलों में रहता है, मेनली पेरू वगैरह आप देख, है ना, पेरू की ट्राइब है ये। कंट्री की बात करोगे, पेरू कहाँ पर है, साउथ अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो वजह क्या बताई गई, ये देखो, ये ना जो मास्को पीरो ट्राइब है, चर्चे में क्यों रहा, ये वर्ल्ड का मोस्ट प्राइवेट ट्राइब है, मोस्ट प्राइवेट ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड, जिन्होंने कभी दुनिया से कोई मतलब नहीं रखा, जिन्होंने कभी किसी आउटसाइडर से कोई कांटेक्ट नहीं किया, इवन इनके फोटो भी अवेलेबल नहीं है किसी के पास, वो अलग चीज है। वो भी है प्राइवेट ट्राइब, वो भी है सेंटिनल अंडमान के अंदर, ये रिसेंट का है जो भी डिस्कशन में रहा, ठीक है। मोस्ट प्राइवेट ट्राइब ऑफ द वर्ल्ड। और वजह क्या बताई गई इनके बाहर निकल के आने की, पेड़ों का कटना, अमेजोन वनों में जो भारी मात्रा में जो पेड़ वगैरह काटे जा रहे हैं, तो ये वजह बताई गई कि ये बाहर निकल के आए, मतलब देखने को मिले। ठीक है। बाकी देखो अभी ना 6th क्लास के न्यू एनसीईआरटी में एक आर्टिकल जोड़ा है कि मतलब जब ये जीएमटी भी नहीं था, जो आप कहते हो ना ग्रीनविच मीन टाइम प्राइम मेरिडियन, जब ये भी नहीं था, तो इससे कई साल पहले भारत का एक अपना कॉन्सेप्ट था इस चीज के ऊपर, ठीक है। इंडिया का एक अपना खुद का कॉन्सेप्ट था इस चीज से ऊपर, वो भी कई साल पहले। और फिर वो जो मेरिडियन था, वो इंडिया में उज्जैन से होकर गुजरता था, मध्य प्रदेश के उज्जैन से। ये मतलब आर्टिकल जोड़ा गया है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, जो चीज है। वैसे हम अगर जनरली देखें तो हमारा जो अभी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो क्या है, 82.5 डिग्री ईस्ट, जो कि अगर आप देखोगे तो आप इसको जीएमटी प्लस 5:30 ईस्ट भी लिखते हो, कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे रहता है हमारा समय हमेशा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि कभी ये जुड़ा है कि कभी इंडिया का अपना खुद का ऐसा कॉन्सेप्ट था, और वो रेखा मतलब जब ये लोग जानते भी नहीं थे कुछ। ये तो ये तो 1884 से आया है ये चीज, ये जीएमटी वाला जो देख रहे हो ना प्राइम मेरिडियन वाला, ये कब से है, 1884 में, तब से है ये, मतलब, ठीक है। तो उससे कहीं पहले इंडिया का था ये अपना कॉन्सेप्ट। अभी रिसेंटली इकोनॉमिक सर्वे आया इंडिया का, है, कहाँ देखा था, कहाँ देखा था आपने, आँख खोल के पढ़ा करो, सोते हुए पढ़ते हो तो यही गलती तो होगी। ठीक, मान गया।
मैं लड़के से बहस करता ही नहीं कभी, देखो। दोबारा चेक करना, ठीक है। क्या? एक मिनट दिखाना जरा। अच्छा 30। तो वही तो बात हो गया, आधा ही तो होता है वो 30 मिनट। जब कॉन्सेप्ट पता ना हो ना तो ऐसे ही लोगों पे डाउट उठते हैं। तो पहले आप ये पूछो ना कि मैंने ये पढ़ा, वो कुछ और है, वो वही चीज है भाई, ये देखो। वो 30 मिनट होता है, 30 मिनट क्या, आधा आधा ही तो होता है। तो वही चीज मैंने इस फॉर्म में लिखा है। हाँ, उसे आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, आपका 82 डिग्री और 30 मिनट्स, ऐसे भी लिख सकते हो। और इसी को, हाँ ये एक आएगा। और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात, एक ही बात है, आधा का ही सेंस है। सेंस आधा का है। ये 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 330 मिनट ही आएगा। ठीक है, और आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर 30 मिनट जोड़ोगे तो भी 330 ही आएगा। ठीक है। बाकी देखो, अभी इकोनॉमिक सर्वे में ये बताया कि जो आने वाला जो ईयर है उसमें हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% प्लस रहने वाली। इकोनॉमिक सर्वे आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान बताया गया। क्या होता है इकोनॉमिक सर्वे? बजट से पहले आता है ना। एक आता है आपका इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट। तो बजट कौन पेश करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। इकोनॉमिक सर्वे का राइटर कौन होता है? किसका काम होता है इसे लिखना? इकोनॉमिक सर्वे कौन तैयार करता है? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, देश के अंदर जो होता है ना, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। तो ये दोनों चीजें क्या होती है? क्या होती है ये इकोनॉमिक सर्वे और बजट? है। आप देखो कि अभी इकोनॉमिक सर्वे कौन सा आया था? 2023-24 आया था। और बजट 2024-25। देखो, जो ना बीता हुआ फाइनेंशियल ईयर होता है, जो बीता हुआ वित्तीय वर्ष होता है, उस पूरे वित्तीय वर्ष का जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड रिपोर्ट कार्ड होता है कि क्या हम अचीव कर पाए, क्या हम अचीव नहीं कर पाए, पूरे हमारे फाइनेंशियल बीते हुए फाइनेंशियल ईयर का पूरा रिपोर्ट कार्ड रिलीज करता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। उसी चीज को आप क्या कहते हो? इकोनॉमिक सर्वे कहते हो। ठीक है भाई, जब आप अगले साल के लिए बजट बनाने जा रहे हो तो पहले आप ये भी बताओ कि पिछला रिपोर्ट क्या रहा। ये भी तो आपको जानने का राइट है ना। तो वो चीज के लिए गवर्नमेंट क्या इशू करती है? एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे इशू करती है, उसमें पूरे बीते हुए वर्ष का रिपोर्ट कार्ड होता है। और बजट क्या होता है? आने वाले फाइनेंशियल ईयर का, कि अब आने वाले फाइनेंशियल ईयर में हम कैसे काम करेंगे, मतलब कैसे अब हमारे एक्सपेंसेस होंगे, क्या होगा। ये चीज बजट होता है। तो ये डिफरेंस होता है। तो इकोनॉमिक सर्वे बजट से पहले आता है। वो इज द करंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ऑफ इंडिया? अनंत नागेश्वरन, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर अनंत नागेश्वरम।
ठीक है, हो गया। चलो अब लास्ट में थोड़ा सा आप लोगों को अब बताऊं मलेरिया के बारे में। देखो अभी रिसेंटली अफ्रीका वगैरह में ना मतलब इसको लेके काफी ज्यादा कंसर्न रहा, क्योंकि जो इक्वेटोरियल रीजन होता है ना, खासकर इक्वेटोरियल रीजन, यहाँ पे क्या होता है, ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल रीजन में मलेरिया एक बहुत कॉमन बीमारी है, क्योंकि यहाँ पे बारिश होती है। बारिश होती है तो मच्छर भी काफी होते हैं, वेक्टर होते हैं उसके, ठीक है। तो इस चीज को लेकर एक जनरल टॉक रहा, तो देखते हैं जरा मलेरिया के बारे में जानते हैं। देखो ये जो मलेरिया है ये प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, प्लाज्मोडियम फेल्सीपैरम, ये एक प्रोटोजोआ है। ये एक प्रोटोजोआ है पैथोजन जिससे मलेरिया होता है। और इसके वेक्टर की बात करोगे तो वाहक कौन है इसका, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मादा एनाफिलीज मच्छर, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मादा एनाफिलीज मच्छर। और एंटी मलेरिया मेडिसिन क्या यूज करते हैं इसमें, क्विनोन, क्विनोन का उपयोग किया जाता है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोन। ये एक ना एक विशेष पेड़ होता है सिंकोना, उसकी छाल से बनता है ये, उसके बार्क से बनता है क्विनोन जो है। तो मलेरिया मतलब देखो इस प्रोटोजोआ की आप बात करोगे ना तो इसके दो होस्ट होते हैं। कौन कौन से दो होस्ट होते हैं, अगर आप मेडिकल साइंस में आओगे तो मेडिकल साइंस में प्राइमरी होस्ट किसे माना जाता है, ह्यूमन को। बिकॉज मेडिकल साइंस में मच्छर से क्या लेना है, इसको तो इंसान ठीक करना है, ठीक है। तो मेडिकल साइंस में आओगे तो प्राइमरी होस्ट ह्यूमन है और सेकेंडरी होस्ट कौन है इसका, मच्छर। लेकिन वही आप जनरली बायोलॉजी में आ जाओगे, ठीक है ना, तो फिर उल्टा हो जाएगा ये, ठीक है ना, क्योंकि आप जनरल बायोलॉजी में आ रहे हो तो फिर आप बात कर रहे हो प्लाज्मोडियम के लाइफ की, अपनी लाइफ की नहीं। तो प्लाज्मोडियम के लाइफ को पूरा करने के लिए उसके लिए मच्छर भी जरूरी है और आदमी भी जरूरी है। और मच्छर में होता है उसमें प्राइमरी, मच्छर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसीलिए मॉस्किटो क्या है, प्राइमरी होस्ट। और जबकि हमारे अंदर उसका कौन सा रिप्रोडक्शन होता है, ए सेक्सुअल। तो हम क्या है, सेकेंडरी होस्ट, है ना, उसके निजी जीवन के अनुसार। और वैसे आप मेडिकल साइंस में आओगे तो फिर उल्टा हो जाता है होस्ट, ठीक है। सेकेंडरी होस्ट यहाँ पे मॉस्किटो हो जाएगा। और एक इंडियन आर्मी में ही एक डॉक्टर थे जिनका नाम था सर रोनाल्ड रॉस, नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो सर रोनाल्ड रॉस ने ही ये ढूंढा था कि ये एनाफिलीज मच्छर के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है। और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इंडिया में रहने वाले पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, रोनाल्ड रॉस। फर्स्ट इंडियन तो रविंद्रनाथ टैगोर है, बट इंडिया में रहने वाले प्रथम व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज मिला वो कौन थे, रोनाल्ड रॉस थे, जिन्होंने यही ढूंढा था। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगली क्लास में, जा सकते हैं आप लोग।